हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई भी एकदम से मस्त चल रही होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, आधुनिक भारत की क्लास में आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा ही जाता है। यहां से कई क्वेश्चन निकलते हैं, इसीलिए आप मेरे साथ क्या रहिएगा, बने रहिएगा, क्योंकि टॉपिक ही आप देख रहे होंगे। आज मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूं वो ब्रिटिश रूल के समय जो आधुनिक आंदोलन हुए थे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसके कारण, उद्देश्य और चरण, कितने चरणों में यह आंदोलन शुरू हुआ था, ये सब मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको यह बताने वाला हूं कि जो आंदोलन हुए थे वो 3 चरणों में हुए थे। उदारवादी चरण, उग्रवादी चरण और गांधीवादी चरण। ध्यान रखना, एक ही चरण में आंदोलन नहीं हुआ। आपसे पूछे तो पहला चरण कौन सा था, उदारवादी, से बारीकी से पहचानेंगे। ये चरण 1885 से 1905 के करीब में रहा था। दूसरा था उग्रवादी, जिसे हम 1905 से 1919 के बीच पढ़ेंगे। नेक्स्ट था गांधीवादी चरण, जिसे हम 1919 से 1947 भारत की आजादी के समय तक पढ़ेंगे। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं उग्रवादी चरण की ओर। देखो यहां आप क्या देख रहे हैं, ये प्रारंभिक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय की शुरुआत है। उदारवादी का मतलब आप सब जानते हैं, जो हिंसा पर विश्वास नहीं रखते, जो मार काट पर विश्वास नहीं रखते, जो अपराध पर विश्वास नहीं रखते हैं, ये वही थे। इनका समय काल अगर आपसे पूछे तो आप बताओगे ये आंदोलन 1885 से 1905 तक उदारवादियों के नेतृत्व में रहे। और यही वो समय था जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी, स्थापना हुई थी। पूछ लेगा इन आंदोलनों का नेतृत्व किसने किया था, उदारवादी नेताओं ने किया। अब ये उदारवादी की विचारधारा क्या थी, ये अहिंसक विरोध करते थे, रक्तहीन संघर्ष में विश्वास करते थे, मतलब खून नहीं बहना चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए। फिर क्या होना चाहिए, क्या ये अंग्रेजों की न्यायपालिका पर विश्वास रखते थे कि अंग्रेज जो भी करेंगे वो ठीक करेंगे। और इनका विरोध करने का जो तरीका था वो संवैधानिक था, लीगली तरीका था, कानूनी रूप से जो सही है, उचित है, वो सब बातें ये रखते थे। वो क्या बातें हैं, देखो आपस में बैठ करके अंग्रेज अधिकारियों से क्या करते थे, बात करते थे। कोई हिंसक गतिविधि नहीं, ठीक है ना, कोई मारकाट नहीं। तो फिर इनकी कार्यप्रणाली में 3 P शामिल थी, ध्यान रखना। ये 3P कंसेप्ट पर क्या करते थे, काम करते थे। पहला कौन सा, प्रे करते थे, ये प्रार्थना करते थे अंग्रेजों से कि भाई हमारा रिक्वेस्ट है, प्लीज आप ये हमारे साथ शोषण मत करिए, हमारे किसानों के साथ शोषण मत करिए। फिर ये याचिका डालते थे, पिटीशन जिसे कहते हैं। फिर ये प्रोटेस्ट करते थे, मतलब शांतिप्रिय तरीके से विरोध भी करते थे। मैं आपको बताऊं तो ये कहते थे यदि अंग्रेजों को भारत की वास्तविकता की स्थिति बताई जाए तो वो जरूर न्याय करेंगे। इस बात का अंग्रेजों पर इनको क्या था, भरोसा था। लेकिन सच्चाई इनसे काफी दूर थी। हालांकि ऐसा नहीं था कि इनका ये करना बेफिजूल गया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की नींव तो यहीं से शुरुआत होती है। लोग कह देते हैं कि ऐसे ही गया, ऐसा नहीं है। उद्देश्य यह था कि एक मजबूत जनमत बना करके राष्ट्रीय भावना को जगाना, मतलब धीरे धीरे अहिंसक तरीके से लोगों को यह पहचान कराना कि अंग्रेज आखिरकार भारतीय किसान, भारतीय व्यापारी, भारतीय मजदूर, भारतीय महिला, भारतीय समाज के साथ किस तरीके से भेदभाव वाला व्यवहार कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर मैं आपको बताऊं कौन कौन नेता थे, ये कई बार पूछा जाता है कौन उदारवादी नेता शामिल नहीं है, तो इनमें से कोई और दे देगा और आपसे पूछ लेगा। देखो दादा भाई नेहरू जी उदारवादी नेता रहे हैं, सबसे प्रमुख नेता रहे हैं। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने पहली बार आर्थिक गणना करवाई थी। फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, बदरुद्दीन तैयब जी, ये पहले मुस्लिम कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त और दीनशाह बाचा, ये वो हस्तियां हैं जिन्हें नरमपंथी नेता कहते हैं, जो उदारवादिता पर विश्वास रखते हैं, जो अहिंसक संघर्ष पर विश्वास रखते हैं। ये प्रिय पे पिटीशन पर, प्रोटेस्ट पर विश्वास रखने वाले लोग थे। ये नहीं चाहते थे कि भारत में, हालांकि इनका एजेंडा था, क्योंकि शुरू भारत इतना दक्ष नहीं था उस समय कि अगर ये अहिंसक की जगह हिंसा को अपनाते तो शायद उसे झेल पाते, अंग्रेजों के दमन को झेल पाते। उस स्थिति में भारत नहीं था। फिर इनकी मांगे क्या थी, सब संवैधानिक मांगे थी। ये चाहते थे केंद्र और प्रांतों में विधानसभा परिषद और विधानसभा का विस्तार होना चाहिए। जो अभी शक्ति किसके पास थी, अंग्रेजों के पास थी, और सीमित शक्ति दे रखी थी विधानसभा और
विधान परिषद में। कह रहे थे प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी हो, उसमें वृद्धि होनी चाहिए, गिने चुने हैं, इनकी संख्या बढ़नी चाहिए, तब ये भारत के लिए काम करेंगे। वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों का क्या होना चाहिए, प्रतिनिधित्व। जो वायसराय की कार्यकारी परिषद थी, जो निर्णय लेती थी कि भारत में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, उसमें भारतीयों की संख्या होना क्या था, अनिवार्य था। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण चाहते थे कि भाई कार्यपालिका न्यायपालिका से दूर रहेगी तो अच्छे निर्णय लिए जाएंगे। बजट पर नियंत्रण की शक्ति को भी चाहते थे कि बजट, अंग्रेज अपने लिए ज्यादा खर्च करते थे, भारतीयों के लिए बजट में कुछ भी प्रावधान खास नहीं रखा जाता था। साथ ही साथ ये कहते थे जो आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा थी वो इंग्लैंड और भारत में एक साथ आयोजित होनी चाहिए। 1878 के शस्त्र और लाइसेंस अधिनियम को निरस्त करना चाहते थे, इसमें अंग्रेजों को हथियार रखने का अधिकार था और भारतीयों को लाइसेंस के बिना हथियार, मतलब लाइसेंसी तरीके से हथियार रखने का भी क्या नहीं था, अलाउ नहीं था। मतलब कुल मिला के कह सकते हो कि भारतीयों को बिना लाइसेंस के रहना चाहते थे अंग्रेज। स्थानीय निकायों को अधिक शक्तिशाली बनाना चाहते थे, प्राथमिक शिक्षा का प्रसार करने की बात थी और बागान श्रमिकों की स्थिति में सुधार करना चाहते थे। ये जो बागानी फसलें थी वो फिजूल जाती थी, कोई उनसे लाभ होता नहीं था, तो इनमें भी सुधार की बात करते थे। ठीक है, ये इनकी प्रशासनिक मांगे थी। आर्थिक मांगे क्या थी, ये नमक कर और चीनी पर जो कर लगाया, शुल्क लगाया जाता था, उसको समाप्त की उसमें थे। सेना के खर्च में कमी के पक्ष में थे कि सेना का खर्च कम होना चाहिए। भू राजस्व में कमी, जो लगान लगाया जा रहा था बड़े स्तर पर, उसमें भी कमी की क्या कर रहे थे, ये वकालत कर रहे थे कि भाई इतने बड़े स्तर पर जमीन पर आप क्या लगा रहे हो। कई कई जगह मैंने आपसे बताई थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था, माहलवाड़ी व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त, इजारेदारी व्यवस्था, इनमें टैक्स की दर कहीं कहीं तो 70% तक देखी गई है, 65 से 70% तक वसूली गई है। क्या हाल होता होगा भारतीय किसानों को, क्या बचता होगा उनको। वो अपनी जमीन बेच करके भूमिहीन हो गए और भूमिहीन होकर के अंग्रेजों के ही कल कारखाने फैक्ट्रियों में बंधुआ मजदूर बन के रह गए थे। कृषकों के लिए बैंकों की स्थापना की बात की गई थी, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर ये महाजनों से कर्ज ना लें, बहुत ज्यादा ब्याज पर, ये बैंकों से निम्न शुल्क पर क्या लें, कर्ज लें। आधुनिक उद्योगों को सरकारी सहायता और संरक्षण के पक्ष में थे कि अब जो उद्योग बनाए जाए उनको सरकार से सहायता मिलनी चाहिए, संरक्षण मिलना चाहिए। तो ये थे उदारवादियों के बारे में बातें। अब यही मैं बात करूं 1905 के, जहां उग्रवादियों का फेस मिलेगा। हालांकि उग्रवादी और क्रांतिकारियों ने उदारवादी की बातों को एक भिक्षावृत्ति बताया कि ये तो अंग्रेजों से क्या है, भीख मांगने के समान है और ऐसा हमें नहीं करना। तो आगे जाके जब सूरत अधिवेशन होगा 1907 का, तो वहां ये क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे नरम दल में और गरम दल में। उसके पीछे का यही कारण था कि ये गरम दल वाले ये कहते थे कि भाई जो उदारवादी नेताएं हैं, नरमपंथी नेता जो हैं, ये अंग्रेजों से भीख मांग रहे हैं, जबकि सब कुछ हमारा है और हम ही को अंग्रेजों से भीख मांगनी पड़ रही है। गरमपंथी विचारधारा की बात करूं, इसे तो एक्सट्रीमिस्ट फेज कहते हैं और 1905 से 1919 के बीच में देखने को मिलता है। इसका उद्देश्य यही था, सेल्फ रूल, स्वराज्य चाहिए हमें। स्वराज्य का मतलब हम खुद से अपने लिए रूल बनाएंगे। उदारवादियों की प्रार्थना और याचिका की नीति को अस्वीकार करते थे कि भाई ये हमें पसंद नहीं है। फिर साधन क्या था, कैसे ये गर्मपंथी आंदोलन को उठाएंगे, तो ये जन आंदोलन के माध्यम से ज्यादा जनसंख्या की सहभागिता करवाएंगे और अंग्रेजों के द्वारा बनी हुई वस्तु और सेवा का क्या करेंगे, बहिष्कार करेंगे। अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कपड़े, अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया लिवरपूल से आया गया नमक और चीनी, मैनचेस्टर के कपड़े नहीं यूज करेंगे। जहां तक कि आगे देखने को मिलेगा इसी फेज में स्वदेशी आंदोलन के समय कि अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कपड़ों की होलियां जलाई जाएंगी बंगाल जैसे क्षेत्रों में। मांग क्या थी, अगर सुधार नहीं बल्कि अधिकार तो मिलना चाहिए, मगर हमें सुधार नहीं, हमें अधिकार मिलना चाहिए। ये उग्रवादी इसके पक्ष में थे। कौन नेता थे उग्रवादी, आपसे पूछ लेगा। बाल गंगाधर तिलक, लाल लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। इन्हें बाल पाल, इन्हें लाल बाल पाल भी कहा जाता है, ध्यान रखना, लाल बाल पाल। इनमें चौथे और थे अरविंदो घोष, इनका भी नाम याद रखना। इनकी भी बहुत महती भूमिका इसमें उग्रवादी आंदोलनों में रही है। तो इस समय के ये उग्रवादी नेता, मतलब गर्मपंथी नेता थे। कह रहा विचारों में क्या अंतर था दोनों की में। मॉडरेट की बात करें नरमपंथियों की, तो ये औपनिवेशिक प्रशासन में सुधार चाहते थे कि अंग्रेजों के रहते हुए ही भारत में जो कमियां दिख रही हैं उसमें क्या हो जाना चाहिए, सुधार हो जाना चाहिए।
ये कहते थे कि भाई उग्रवादी जो गर्मपंथी है कि हमें स्वराज्य चाहते हैं अंग्रेजों पर हमें कोई भी विश्वास नहीं है कि अंग्रेज हमारा कभी भला भी करेंगे, और ये बिल्कुल सत्य बात थी। अंग्रेज क्यों भला करेंगे? पश्चिमी शिक्षा और संस्कृति के प्रशंसक थे। कह रहा कि हाँ जो पश्चिम के मूल्य हैं वो ठीक हैं, जबकि ये उग्रवादी जो थे ये अपनी प्राचीन भारतीय संस्कृति को ही क्या मानते थे? श्रेष्ठ। कि अंग्रेजों से तो हमारी बहुत बेटर है, हमें अंग्रेजों की नहीं चाहिए, हमें पश्चिमी देशों की संस्कृति नहीं चाहिए, उनके मूल्य नहीं चाहिए, उनके विचार नहीं चाहिए। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं तो कार्यशैली और जनाधार में क्या अंतर था? तो नरमपंथियों का संवैधानिक तरीका था प्रार्थना, आवेदन और अपील, थेरेपी बताया था, जबकि गर्मपंथियों का जन आंदोलन, बहिष्कार, स्वदेशी अपनाना और राष्ट्रीय शिक्षा का निर्माण करना, प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना, ये इनका उद्देश्य था। ये शिक्षित और उच्च शहरी वर्ग तक सीमित थे। ये लिमिटेड लोग थे, बड़े बड़े पैसे वाले वकील हैं, मास्टर हैं, ठीक है ना, डॉक्टर हैं, बड़े बड़े व्यापारी हैं, ये वो लोग थे जो एक सीमित जनसंख्या में क्या कर रहे थे? आंदोलन आगे की ओर बढ़ा रहे थे। इसमें मध्य वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग तक ये विस्तार मतलब फैल गया था, यहां जनता जनदाहर ज्यादा बढ़ गया था गर्मपंथियों में। निष्कर्ष की बात करूं तो ध्यान रखना, उदारवादियों की आलोचना राजनीतिक भिक्षावृत्ति के रूप में देखने को मिलती है कि ये राजनीतिक भिक्षावृत्ति करते थे, पॉलिटिकल मेंडिकेंसी करते थे। कह रहा लेकिन उन्होंने राष्ट्रवाद की आर्थिक और राजनीतिक नींव रखी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उदारवादी भले ही रिक्वेस्ट करते थे, प्रार्थना करते थे, याचिका जाहिर करते थे, लेकिन असली राष्ट्रवाद की नींव तो यही देखने को मिलती है। दोनों ही कह रहा उग्रवादियों ने जन आंदोलन बना करके स्वतंत्रता की मांग को और तेज कर दिया। फाइनली आप ये कह सकते हो दोनों ही चरणों में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का मार्ग क्या किया? प्रशस्त किया। यहीं से भारतीय स्वतंत्रता के लिए मांग क्या होती है? उठती है। फिर हम बात करेंगे 1885 से 1905 के बीच में थोड़ा और बेसिक। उदारवादियों की विचारधारा मैंने आपको बता दी, संवैधानिक तरीकों में विश्वास करना, कानून के दायरे में रह करके क्या करना? मांग करना, ये उदारवादियों की है। बड़े आराम से आंसर निकल जाने चाहिए। उपलब्धियां करूं तो राष्ट्रीय जागृति की पैदा की इन्होंने, व्यापक स्तर पर लोगों में जागृति पैदा हुई राष्ट्रवाद के प्रति, और सभी राष्ट्रवादी नेताओं को एक मंच पर लाने में क्या रहे? ये सफल रहे। कम से कम जो अलग अलग मांग कर रहे थे वो सभी एक जगह कांग्रेस के एक मंच पर तो आए, यही बहुत बड़ी बात है। कह रहा इन्होंने जनता के सामने अंग्रेजों के शोषणकारी जो स्वभाव था, व्यवहार था, उसे क्या किया? उजागर किया। कांग्रेस का मंच पर किस क्षेत्र में क्या कर रहे हैं अंग्रेज अपनी नीतियों के माध्यम से, भू राजस्व नीतियों के माध्यम से, व्यापारिक आर्थिक नीतियों के माध्यम से, सामाजिक नीतियों के, सांस्कृतिक धार्मिक नीतियों के माध्यम से कैसे ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार बड़े पैमाने पर फैला रहे हैं, कैसे कल कारखाने फैक्ट्रियों से अपने से हमारे छोटे छोटे हथकरघा उद्योगों को नष्ट कर रहे हैं, ये सब कुछ मंचों पर रखते थे भारतीयोों के सामने। वही मैं संवैधानिक और प्रशासनिक सुधार की बात करूं तो इन्हीं के प्रयास से 1886 में लोक सेवा आयोग की नियुक्ति की गई। 86 में याद रखना लोक सेवा आयोग। 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया गया। देखो ये मांग, ये उपलब्धि है। भारतीय खर्च की जांच के लिए बेलवी आयोग, इसे आयोग को याद रखना, बेलवी आयोग का गठन किया गया। और हाउस ऑफ कॉमन में भारत और इंग्लैंड में एक साथ परीक्षा आयोजित करने का प्रस्ताव भी क्या हुआ था? इंग्लैंड में पास हो गया कि भाई परीक्षा इंग्लैंड और भारत में एक साथ होंगी। करा इन्होंने उदारवाद, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रवाद के विचारों को लोकप्रिय बनाया। लोगों को समझ में आने लगा कि लोकतंत्र भारत में रहना चाहिए, धर्मनिरपेक्षता रहनी चाहिए, राष्ट्रवाद, ये सब मूल्यों को लोगों को आबरू कराया। कह रहा इन्होंने लोगों को इन्हीं आधुनिक राजनीतिक मूल्यों से शिक्षित किया, ट्रेंड किया, लोग परिचित हुए इनसे। नागरिक अधिकारों की मांग करें तो इन्होंने संघ बनाने का अधिकार, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार और भारतीय प्रेस का अधिकार भी इन्हीं की देन थी, ध्यान रखना, ठीक है ना। कह रहा उदारवादी चरण में आलोचना क्या देखने को मिली इन लोगों को? कुछ लोगों ने कहा कि ये इनमें शिक्षित वर्ग का प्रभुत्व था, इससे अलावा और कुछ नहीं थे, ये कुछ खास शिक्षित वर्ग ही शामिल था। कह रहा पश्चिम राजनीतिक प्रथाओं से विचार प्राप्त हुए थे, इनके अपने खुद के नहीं थे। कह रहा जनता के बीच संकीर्ण सामाजिक आधार था, ज्यादा नहीं था, और जन भागीदारी का क्या था? अभाव था। ये भी आप ध्यान रखना, किसका अभाव था? जन लोगों की ज्यादा पार्टिसिपेट इसमें नहीं रही। नॉर्मल जो ज्यादा पैसे वाले डॉक्टर, वकील, मास्टर,
ठीक है ना, बड़े बड़े व्यापारी ये बस इसमें शामिल हुए, पूंजीपति लोग। कार्यप्रणाली की बात करें तो ये आलोचना की गई कि इन्होंने प्रार्थना और याचिका पद्धति का उपयोग करने के लिए आलोचना की। कह रहा तत्काल लाभ लेने में ये विफल रहे, तुरंत इन्हें कोई लाभ नहीं मिला, लेकिन लंबे समय तक इसका असर बहुत ज्यादा देखने को मिला। इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाने में नींव रखी, ये भी यहाँ पे देखने को मिलता है। वहीं व्योमेश चंद्र बनर्जी के बारे में पढ़ूं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सह संस्थापक माने जाते हैं और एक भारतीय बैरिस्टर भी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी से आप देख रहे होंगे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय यही बने थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। पूछे ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो आपका नाम याद होना चाहिए आपको इनको कि भैया व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। वही फिरोज शाह मेहता की बात करूं तो ये फिरोज शाह मेहता हैं, इन्हें बॉम्बे के शेर कहा जाता है और 1990 में ये कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए और 1910 में इन्होंने बॉम्बे क्रॉनिकल एक अंग्रेजी साप्ताहिका शुरू की और अंग्रेजों ने इन्हें नाइट हुड की क्या दी थी? उपाधि दी थी, नाइट की उपाधि, ध्यान रखना किसकी? नाइट की उपाधि दी थी। जस्टिस एमजी रानाडे की बात करूं तो राव बहादुर की उपाधि मिली इन्हें, किसकी? राव बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया गया। ये भी कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से थे। पूना सार्वजनिक सभा याद रखना, प्रार्थना समाज और अहमदनगर एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना में भी इनका बहुत बड़ा क्या था? रोल था, ठीक है ना। इसके साथ ही मैं आगे बात करूं आपसे गोपाल कृष्ण गोखले, तो ये महान सामाजिक सुधारक और शिक्षाविद थे, महात्मा गांधी के गुरु थे, ये राजनीतिक गुरु। 1905 में इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की क्या की थी? स्थापना की थी, ठीक है ना। इसके साथ ही आगे मैं बात करूं तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं, इन्हें राष्ट्र गुरु के नाम से जाना जाता है। 1876 में इंडियन नेशनल एसोसिएशन की क्या की थी? इन्होंने स्थापना की, ठीक है ना। एक सेकंड बच्चों, चलें आगे। वही द बंगाली अखबार शुरू किया इन्होंने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, और सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव भी इन्हीं के द्वारा क्या किया गया था? रखा गया था। इसके साथ ही सुरेंद्र नाथ बनर्जी की सिविल सेवा के संघर्ष के बारे में बात करूं तो 1869 और फिर 2 साल बाद 1871 में 2 बार सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की थी। 1869 में तो आयु विवाद के कारण प्रतिबंधित कर दिया गया था, तो 1871 में नस्लीय भेदभाव के कारण इनको क्या कर दिया था? सेवा से बर्खास्त कर दिया था। तो ये सब इन मेहनती को देखने को मिल रहा था, कोई मेहनत करके एग्जाम पास कर रहे हैं और अंग्रेज क्या कर रहे हैं? उसका कोई महत्व नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद ही उग्रवादी चढ़ के बारे में बेसिक सी बातें जानने को मिलेंगी आपको कि भाई अब उग्रवादी में क्या रहा। तो यहां बंगाल विभाजन आपको देखने को मिलता है। 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल को 2 भागों में बांट दिया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल में मुस्लिम जनसंख्या को बांट दिया और पश्चिम बंगाल में हिंदू बहुसंख्यक संख्या को बांट दिया। कह रहा ब्रिटिश सरकार का कहना था कि बंगाल सूबा बहुत बड़ा है, इसीलिए प्रशासकीय सुविधा के लिए विभाजन किया जाए। ये तो सब बहाना था इनका। रियल रीजन क्या था कि वास्तव में यह भारतीय राष्ट्रवाद जो इस समय लोगों में पनप रहा था को कुचलने का प्रयास किया और फूट डालो राज करो की नीति के एक अंग के रूप में बंगाल विभाजन भारत में देखने को मिलता है लॉर्ड कर्जन के द्वारा। बंगाल विभाजन की बात करूं तो देखो पश्चिम बंगाल बनाया, एक पूर्वी बंगाल बनाया। पश्चिमी बंगाल में अगर मैं बात करूं तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा का यहां बहुसंख्यक हिंदू थे। पूर्वी बंगाल की बात करूं तो यह पूर्वी बंगाल और असम का क्षेत्र था, यहां मुस्लिम जनसंख्या का क्या था? बाहुल्य क्षेत्र था, ठीक है ना। तो ये भी आप लोग क्या रखना, ध्यान रखना। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं आपसे महत्वपूर्ण तिथियां तो 3 दिसंबर 1903 को बंगाल विभाजन का प्रस्ताव ब्रिटिश संसद में रखा गया। 19 से 20 जुलाई 1905 को जनता के सामने प्रस्ताव को घोषणा पत्र के रूप में रखा गया। 7 अगस्त 1905 को इसका विरोध प्रारंभ हुआ और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन क्या हो गया? इफेक्टिव हो गया, ठीक है ना। और एक तारीख याद करोगे तो 1911 में इसका क्या कर दिया? बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया दिल्ली दरबार में। विरोध और एकता की बात करें तो 16 अक्टूबर 1905 को पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। याद रखना 16 अक्टूबर 1905 की तारीख को क्या मनाया गया भाई? शोक दिवस के रूप में।
रविंद्रनाथ टैगोर ने आह्वान किया रक्षा बंधन का त्योहार के रूप में, सबने अपने हाथों से, हिंदू मुसलमानों ने क्या बंधवाई, राखी बंधवाई। टैगोर ने अपना प्रसिद्ध गीत आमार सोमनार बांग्ला लिखा, जो आगे चल के बांग्लादेश का क्या है, राष्ट्रीय गान है, ध्यान रखना। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन की बात करूं तो यही 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में बंगाल विभाजन का क्या किया जाएगा, विरोध किया जाएगा। यहां विदेशी वस्त्र, वस्तुएं, अंग्रेजी शिक्षा का बहिष्कार किया जाएगा, बाइकआउट किया जाएगा, और जो भी ब्रिटिश माल था भारत में उसको जलाया जाएगा, होली जलाई जाएगी उसकी। और स्वदेश का, देश में उत्पादित वस्तुओं का उपयोग करने का इन्होंने क्या किया, आह्वान किया। देख रहे हैं आप, होली जलाते हुए जो विदेशी वस्त्र हैं उनकी होली जलाते हुए लोग क्या कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन में। और क्या किया, स्वदेशी उद्योग लगाए, यहां से बने कपड़े अपनाए, साबुन, माचिस, अपनी खुद की बैंकें, रासायनिक केमिकल फैक्ट्री खुद की अपनी लगाई गई। परिणाम क्या निकला कि कारीगर एवं कृषकों को रोजगार मिला और आर्थिक आत्मनिर्भरता का क्या किया गया, प्रयास किया गया कि लोगों को रोजगार भी मिलेगा और लोग अंग्रेजों पर डिपेंड नहीं रहेंगे, आर्थिक आत्मनिर्भरता को क्या करेंगे, हासिल करेंगे। वहीं अरविंदो घोष की बात करूं तो जेल से मुक्त होने के बाद ये सक्रिय राजनीति से क्या हो जाएंगे, संन्यास ले लेंगे और अपना आध्यात्मिक पथ चुनेंगे। बाद में पांडिचेरी चले जाएंगे। यहीं पे ये अरविंदो 1926 में पांडिचेरी में ही अरविंदो आश्रम की क्या करेंगे, स्थापना करेंगे। पूछ लेगा अरविंदो आश्रम कहां, कह देना पांडिचेरी में। किसके द्वारा बनाया गया, अरविंदो घोष के द्वारा। कब बनाया गया, 1926 में। और ये एक साहित्यिक कार्य करेंगे, द लाइफ डिवाइन सावित्री और द सिंथेसिस ऑफ योग, ये इनकी कुछ साहित्यिक रचनाएं हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना की बात करूं तो 1906 में अक्टूबर के समय क्या हुई थी, 1 अक्टूबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, ध्यान रखना। कह रहा है आगा खां के नेतृत्व में, स्थापना नहीं, आगा खां के नेतृत्व में 36 लोग वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिले, मांग की थी कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल होना चाहिए। आगे चल करके मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को हो जाएगी ढाका में। संस्थापक कौन है, आगा खां, और ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क, ये भी नाम याद रखना, तीसरा मोहसिन उल मुल्क, ठीक है ना। मोहम्मद अली जिन्ना 1913 में क्या होंगे, मुस्लिम लीग में शामिल होंगे। तो स्थापना के समय मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के मेंबर नहीं थे, ये बात आपके दिमाग में क्लियर कट होनी चाहिए। सूरत विभाजन की बात करूं तो देखो यहां कांग्रेस 2 दलों में बट गई, एक गर्म दल और एक नरम दल। ये नरम दल वही उदारवादी नेता है, मॉडरेट, और ये गर्म दल ये उग्रवादी नेता है, एक्सट्रीमिस्ट। 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का क्या हो गया, विभाजन हो गया। वैचारिक मतभेद कार्यशैली के कारण ये क्या हो गया, बिखराव हो गया। आगे जब लखनऊ अधिवेशन होगा तो वहां पे इसका क्या किया जाएगा, एकीकरण किया जाएगा। आगे 1911 का दिल्ली दरबार है, ध्यान रखना। यहां क्या हुआ था, जो बंगाल विभाजन हुआ था उसे वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में बंगाल विभाजन को क्या कर दिया, रद्द कर दिया। कारण क्या था कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का दबाव ज्यादा था। अब अंग्रेजों की चीज को यूज नहीं कर रहे भारतीय। किंग जॉन पंचन ये दिल्ली दरबार में शामिल हुआ था। उनकी भारत यात्रा के दौरान बंगाल के पुनर्मिलन की घोषणा की गई। राजधानी को कलकत्ता से कहां बना दिया गया, दिल्ली ले जाया गया। क्यों ले जाया गया कि कलकत्ता उस समय आर्थिक गतिविधियों और राष्ट्रवाद गतिविधियों का क्या था, केंद्र था। अंग्रेज नहीं चाहते थे वहां रहे, वो दिल्ली ले आए कि कम से कम इन पर निगरानी तो रहेगी। गदर पार्टी की बात करूं तो इसी समय 1913 में भारत से बाहर, कहां, सैन फ्रांसिस्को में इसका हेडक्वार्टर था, अमेरिका में। प्रमुख नेता थे इसके लाला हरदयाल और स्वर्ण सिंह भागना, ये दोनों में से ही पूछा जाता है। उद्देश्य था भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन की शुरुआत करना। देखो कितना दिमाग से काम कर रहे थे इस समय के लोग। यही होम रूल लीग की बात करूं तो 2 होम रूल लीग थी, एक तो मद्रास होम रूल लीग और एक पुणे, ठीक है। ये इसका हेडक्वार्टर अडयार में था, मद्रास में। ये अब सितंबर 1916 में बनी थी और ये भैया 28 अप्रैल 1916 में ये बाल गंगाधर के नेतृत्व में बनी थी और ये जो है एनी बेसेंट के नेतृत्व में बनी थी, ठीक है ना, याद रखना। कह रहा प्रथम युद्ध के समय प्रथम भारतीय प्रतिक्रिया आयरिश होम रूल लीग से प्रेरित है, क्योंकि आयरलैंड में भी तो इसी तरह का आंदोलन चल रहा था।
यही मैंने आपको बताया था 1916 के लखनऊ पैक्ट में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। यही बंगाल विभाजन क्या हो जाए, सॉरी गरम दल नरम दल आपस में क्या हो जाएंगे, विलय हो जाएगा दोनों का लखनऊ अधिवेशन में, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हो जाएगा। क्लास एकदम आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है। आप लोग क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब करवाना बिल्कुल ना भूला करिए। आपके कोचिंग स्कूल जहां भी आप अपने मित्रों से मिलते हैं, तो शानदार स्टडी के लिए अगर आपको मिलना 100% सिलेक्शन आपको लेना है, तो निश्चित रूप से हमारे चैनल से जुड़वाया करिए, जिससे कि आप खुद भी और अपने दोस्तों के साथ अपने भविष्य को क्या करें, इंश्योर करें। ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, ऑल द बेस्ट।